हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 21 जून के इस करंट अफेयर वीडियो को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, 21 जून के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? 21 जून के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है यह हमें यहां पूछा गया है और इसीलिए हमें यह शब्द पर ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन है वो रॉन्ग है। तो विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हाल ही में 21 जून को मनाया गया और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। और यदि आपको पता है कि किसी दो ऑप्शन में 21 जून जवाब आता है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? तो इनमें से कौन सा विकल्प गलत है यह हमें पूछा गया है। तो इनमें से एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की और अन्य जो विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है इसी के बारे में हम अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। लेकिन हम इस वक्त बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की। तो वर्ष 2020 में छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो यह दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 2015 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और 2020 में यह छठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था। और प्रति वर्ष 21 जून को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिया गया था। और आपको भी पता है कि 21 जून है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिवस होता है। और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली और तब से मनाया जाता है 21 जून को यह अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। और इस महत्वपूर्ण दिवस से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र को 21 जून को विश्व योग दिवस घोषित करने की अपील किसने की थी? तो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस दिवस को यानी कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की अपील संयुक्त राष्ट्र को की थी। तो देखो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। यानी कि यह भी एक नया रिकॉर्ड बन गया है कि किसी भी दिवस को महत्वपूर्ण दिवस यदि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित किया जाता है तो सबसे कम अवधि में यानी कि 90 दिवस में यह पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। और यहां बात करते हैं यह विश्व योग दिवस की, तो 2020 की थीम क्या रखी गई है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व योग दिवस 2020 की थीम है योगा एट होम विद फैमिली। क्या? योगा एट होम विद फैमिली, जो इस साल की थीम है। और बात करते हैं योग की, तो योग के जनक कौन कहे जाते हैं? यहां आप इमेज में देख सकते हैं, महर्षि पतंजलि को योग के जनक के रूप में जाना जाता है। और पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी जिसे महाभाष्य का नाम दिया गया। यानी कि यहां दो और क्वेश्चन बन गए कि महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और पाणिनि के शिष्य है पतंजलि, यह भी माना जाता है। और इसीलिए दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इसी तरह के फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में 150 बिलियन डॉलर के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? 150 बिलियन डॉलर के मूल्य वाली हमारे भारत की पहली कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखो, मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शॉर्ट में बोले तो RIL, 19 जून 2020 को 150 अरब डॉलर के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली बार ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है और उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। और वह रिकॉर्ड क्या है उसी के बारे में भी मैं आपको बताऊं तो ये पढ़ो। 31 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण 1,61,035 करोड़ रुपए था। कितना? 1,61,035 करोड़ रुपए। और लॉकडाउन के बावजूद 58 दिनों की अवधि में रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,68,818 करोड़ रुपए से अधिक जुटाने में कामयाब रही और इसी तरह वह बन गई है 150 बिलियन US वाली भारत की पहली कंपनी। और बात करते हैं रिलायंस कंपनी की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और रिलायंस की स्थापना कब हुई? 8 मई 1973 को रिलायंस की स्थापना हुई। और इसके स्थापक कौन है? धीरूभाई अंबानी। लेकिन यहां आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी कौन है? वर्तमान रिलायंस के चेयरमैन और MD है। कौन? मुकेश अंबानी। और यह कंपनी 5 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत है। तो यह 5 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? तो याद रखो, पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन, पेट्रोलियम शोधन और विपणन, पेट्रोकेमिकल्स, खुदरा तथा दूरसंचार, यह 5 प्रमुख क्षेत्रों में रिलायंस कार्य करता है। तो यह बात भी हमें याद रखनी है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में यूजर फ्रेंडली नवरक्षक PPE किट को किसने मंजूरी दी? यूजर फ्रेंडली नवरक्षक नामक इस PPE किट को हाल ही में मंजूरी दी है ICMR ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ICMR। तो इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि नवरक्षक PPE किट को किसने विकसित किया है? मुंबई महाराष्ट्र के अश्विनी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में एक नौसैनिक डॉक्टर द्वारा इस PPE किट को विकसित किया गया। नाम दिया गया है नवरक्षक। और नवरक्षक PPE किट का उत्पादन का लाइसेंस कितने उद्योगों को मिला है? तो 5 ऐसे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है जिसको नवरक्षक PPE किट का उत्पादन करने का लाइसेंस मिला है। और यहां MSME, जिसका पूरा नाम भी याद रख लीजिए, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो MSME का पूरा नाम है। और बात करते हैं इस किट की, तो नवरक्षक PPE किट में फेस मास्क, हेड गियर और एक मिड थाई लेवल शो कवर इसमें शामिल है। और यहां देख सकते हैं इसमें PPE किट में कौन कौन सी चीजें होती है। और किट की खासियत बाजार में उपलब्ध अन्य PPE किट की तुलना में इसका संवर्धित जो श्वास यंत्र है वो बहुत ही अच्छा है। यानी कि इसमें सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। और यहां पढ़ सकते हैं ICMR, पूरा नाम क्या बताया मैंने? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1911 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो बात करते हैं ICMR की। जैसा कि मैंने बताया हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और सिक्योरिटी एंड डायरेक्टर जनरल कौन है ICMR के? तो डॉक्टर बलराम भार्गव ICMR के वर्तमान हमारे डायरेक्टर जनरल है। और यह विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ऐसे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन इस परिषद के शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं। और इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि हमारे जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है वो इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं। चौथा क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो हाल ही में 21 जून को, कब? 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जा रहा है। और इस साल की इस विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम रखी गई है हाइड्रोग्राफी अनबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज, जो इस साल की थीम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी,
और बात करते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की, तो हर साल मनाया जाता है 21 जून को। और इस दिन को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में बोले तो IHO, द्वारा हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचलित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में अपनाया गया है। और यहां आप देख सकते हैं IHO, जिसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, और इसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बताऊं तो IHO यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन साल 2005 में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाने का विचार सुझाया था, और जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव के जरिए महासागरों और समुद्र के कानून में इसे जोड़ा गया, और तब से यह वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है 21 जून को। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और इसके बाद हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन के द्वारा मनाए जाने वाले इस दिवस की। तो हमारे इस संगठन के बारे में यह 4 बात आप हमेशा के लिए याद रखो। अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी दिवस यानी कि संगठन की स्थापना कब हुई, 21 जून 1921 में, 21 जून 21। और अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, शेपर्ड एम स्मिथ, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और IHO के महासचिव का नाम है माथियास जोनास, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और IHO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, मोनाको में स्थित है। तो यह फैक्ट हमें याद रख लेने चाहिए। 5वां क्वेश्चन, JSW सीमेंट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। JSW जो एक सीमेंट उत्पादक कंपनी है, और उन्होंने हाल ही में सौरव गांगुली और इसी के साथ हमारे बहुत ही अच्छे एक फुटबॉल प्लेयर जिसका नाम है सुनील छेत्री, दोनों को JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जल्दबाजी में दोस्तों गलती मत कीजिएगा, सौरव गांगुली भी JSW के ब्रांड एम्बेसडर है और सुनील छेत्री भी। और यहां आप इमेज में देखिए, सबसे पहले हमारे वर्तमान BCCI के अध्यक्ष ऐसे सौरव गांगुली, और इसी के साथ साथ हमारे इस व्यक्ति सुनील छेत्री, वो दोनों बन गए हैं JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। और यहां एक पहल भी है कि द लीडर्स चॉइस। तो देखो यह क्या है, JSW सीमेंट ब्रांड ने एक नया मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान जिसका नाम रखा गया है द लीडर्स चॉइस भी लॉन्च किया है, और जिसमें दोनों स्पोर्ट्स आइकन शामिल है, एक है सौरव गांगुली और दूसरे है सुनील छेत्री। तो सबसे पहले हम जानते हैं सौरव गांगुली के बारे में। सौरव गांगुली हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी है, और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान साथ ही बहुत ही अच्छे एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, और वह वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है। और मैंने आपको दोस्तों 2 दिन पहले ही BCCI के बारे में बताया था, तब मैंने आपको इसके बारे में बहुत ही डीप में आपको जानकारी दी थी। और अब बात करते हैं सुनील छेत्री की। तो यहां देख सकते हैं सुनील छेत्री, वो हमारे भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के एक कप्तान है। और JSW सीमेंट की बात करें, क्योंकि उन्होंने हाल ही में हमारे सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो JSW सीमेंट के MD कौन है, पार्थ जिंदल। और JSW सीमेंट के CEO कौन है, तो यहां देख सकते हैं नीलेश नरवेकर। लेकिन यहां जो मैंने आपके सामने इमेज रखी है वो है JSW सीमेंट के MD, नाम क्या है, पार्थ जिंदल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ JSW सीमेंट। 6वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य कितने महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। तो मैंने आपको लगातार यह तीसरे दिवस में मैं आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि भारत भी इस सिक्योरिटी काउंसिल में एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है।
और इसलिए आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए, कितने, 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो अब भारत आने वाले अगस्त 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनेगा। और नियम क्या है? तो नियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार चुना जाता है। और भारत का नंबर कब आएगा? अगस्त 2021 में। और प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। तो आपको यह बात याद रखनी है। और भी मैं आपको बताऊं तो भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मेक्सिको को हाल ही में परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया था। और इन देशों को 2 साल के लिए, 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है, जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। यानी कि 1 जनवरी 2021 और इसके बाद दिसंबर 2022 तक इसमें वो कार्यरत रहेंगे। और एक क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे भारत की ओर से टी.एस. तिरुमूर्ति, वो हमारे इस संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम मत भूलिएगा, टी.एस. तिरुमूर्ति। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में बी.पी.आर. विट्ठल का निधन हो गया, वे कौन थे? यहां आप इमेज में देख सकते हैं बी.पी.आर. विट्ठल, वो हमारे भारत देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे और एक रिटायर्ड आईएएस अफसर भी थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्री, यानी कि एक इकोनॉमिस्ट थे। और बात करते हैं बी.पी.आर. विट्ठल की, तो वो एक वयोवृद्ध अर्थशास्त्री थे और साथ साथ हमारे 10वें वित्त आयोग के भी सदस्य रह चुके थे। वो 1950 बैच के एक पूर्व आईएएस अधिकारी थे और हाल ही में 93 साल की आयु में निधन हो गया है। और उन्होंने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव, वित्त और योजना के रूप में भी कार्य किया। और इसलिए नाम आपको याद रखना है बी.पी.आर. विट्ठल। और इसके बारे में मैं, इनकी जीवन की उपलब्धियों के बारे में मैं बताऊं तो बी.पी.आर. विट्ठल ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में मलावी और सूडान की सरकारों के राजकोषीय सलाहकार के रूप में भी काम किया। यानी कि 2 देशों के सरकार के राजकोषीय सलाहकार थे बी.पी.आर. विट्ठल, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? हर साल वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 जून को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। और बात करते हैं इस महत्वपूर्ण दिवस की, तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि विश्व स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो हमारे संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और एक क्वेश्चन कि विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इस साल की यह वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की थीम रखी गई है एवरी एक्शन काउंट्स। क्या थीम रखी गई है? एवरी एक्शन काउंट्स, जो इस विश्व शरणार्थी दिवस 2020 की थीम रखी गई है। और यहां आप ऑफिशियल जो इमेज है वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है और एवरी एक्शन काउंट्स जो इस साल की थीम रखी गई है। और जब बात करते हैं रेफ्यूजी की, तो रेफ्यूजी का मतलब हिंदी में होता है शरणार्थी। और शरणार्थी कौन है? शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीतिक के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया है, उसे ही रेफ्यूजी कहा जाता है। और ऐसे हमारे समूचे विश्व में बहुत से ऐसे तकरीबन
68.5 मिलियन ऐसे रेफ्यूजी है जिसको सहारा मिलना आवश्यक है। और बात करते हैं अब 90वें क्वेश्चन की। भारत ने जलवायु संकट की स्थिति पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं और यहां 4 सेंटेंस बड़े बड़े दिए होते हैं, लेकिन देखने में तो बहुत ही डिफिकल्ट यह क्वेश्चन लगता है, लेकिन यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो बहुत ही आसान तरीके से यह क्वेश्चन हो सकते हैं। यहां हमें पूछा गया है कि भारत ने जलवायु संकट की स्थिति पर राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो यहां हमारे समझ के बाहर की बात नहीं है। पहले तो ध्यान से पढ़ो कि वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। मान लीजिए कि यहां आपको कुछ भी पढ़ने में नहीं आया है तो ख्याल नहीं आया, लेकिन यह पढ़ो, ब्राउन क्लाउड की वजह से 1951 से 2015 के बीच उत्तर भारत में वर्षा 6% वृद्धि आई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्राउन ब्लाउड जो इस ब्राउन क्लाउड है इसके बढ़ने से वर्षा में कमी आती है, यानी कि 6% की कमी आई होगी, और यहां हमें कहा गया है कि उत्तर भारत में वर्षा में वृद्धि आई है? ऐसा नहीं हो सकता, और इसीलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह सेंटेंस है वो गलत है। और आगे पढ़िए कि मुंबई के पास समुद्र का स्तर प्रति दशक 3 सेमी की दर से बढ़ रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्री सतह है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, और इसीलिए यह कथन भी सही हो सकता है। तो अनुमान के लिहाज से आप जो आंसर बी सिलेक्ट करना चाहोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। लेकिन बात कर लेते हैं भारत द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जो जारी की गई है, तो किस मंत्रालय के तहत यह रिपोर्ट जारी की गई? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत यह रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या रखा गया है? असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। जो इस शीर्षक से, यानी कि हिंदी में कहे तो भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन, और इसी सब्जेक्ट पर यानी कि इसी टाइटल पर यह पहली इस तरह की रिपोर्ट जारी की गई है। और रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बात है उसी के बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो देखो, 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसतन तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। सदी के अंत भारत के तापमान में अभी भी 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले एरोसोल यानी कि ब्राउन क्लाउड की वजह से 1951 से 2015 के बीच उत्तर भारत में वर्षा में 6% कम हो गई है, यानी कि वर्षा में कमी आई है। और इसी के आधार पर मैंने यह क्वेश्चन बनाया था। और हमारे वर्तमान में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? तो यहां देख सकते हैं हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसी तरह दोस्तों आपको धीरे धीरे हमारे भारत का कैबिनेट मंत्रिमंडल है वो भी याद रह जाएगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट किसने विकसित की है? कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट हाल ही में तैयार की है आईआईटी गुवाहाटी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी। और यहां आप देख सकते हैं बहुत से लोगों के हाथ में इस तरह की एक कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है जिसको लॉन्च किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। तो देखो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी गुवाहाटी ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और आरआर एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड के सहयोग से कोविड-19 के निदान के लिए स्थानीय बाजार में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके एक किट को विकसित किया है। और यहां पढ़ सकते हैं आईआईटी रिसर्चर्स डेवलप अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्टिंग किट, यानी कि बहुत ही अच्छा यह संशोधन किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। तो 3 विभिन्न प्रकार के निदान कम लागत वाले किट विकसित किए गए हैं यहां आईआईटी गुवाहाटी में। इसके नाम क्या है? तो देखो कौन कौन से निदान किट है। रिबोन्यूक्लिक एसिड आइसोलेशन किट, दूसरा है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट, और तीसरा है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किट। और यह तीनों प्रकार के किट
विकसित किए गए हैं आईआईटी गुवाहाटी में। तो आईआईटी गुवाहाटी बोले तो कहां पर? असम में। यहां आप देख सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी का बिल्डिंग। तो देखो आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना कब हुई? 1994 में। और आईआईटी गुवाहाटी का मोटो क्या है? ज्ञान ही शक्ति है, जो आईआईटी गुवाहाटी का मोटो है। और यह संस्थान असम के गुवाहाटी में स्थित है। तो यह बात आपको याद रखनी है। 11वां क्वेश्चन, भारत की खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में किस देश की 52 संदिग्ध मोबाइल एप्लीकेशन की सूची जारी की है? तो भारत की खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में चीन देश की, किस देश की? चीन देश की 52 संदिग्ध मोबाइल एप्लीकेशन की सूची जारी की है, जिसमें हमारा डाटा है वो लीकेज हो सकता है, यानी कि प्राइवेसी भंग हो सकती है और हमारे भारत देश के लिए यह एप्लीकेशन खतरा बन सकती है। और ऐसे 52 एप्लीकेशन की सूची जारी की है भारतीय खुफिया एजेंसी ने। तो देखो इस सूची में 52 ऐसी मोबाइल ऐप्स शामिल है जो भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है और यह ऐप्स यूजर्स के डाटा को असुरक्षित तरीके से स्टोर करती है और यह ऐप्स प्राइवेसी की दृष्टि से भी सुरक्षित नहीं है। और इसलिए दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा कि बी अलर्ट और प्रोटेक्ट योर मोबाइल। तो इन ऐप्स में टिकटॉक, बिगो लाइव, शेयर इट, यूसी ब्राउजर और फ्लैश ऑफ किंग जैसी भी एप्लीकेशन शामिल है और इसलिए आपको मोबाइल खतरे में हो सकता है। प्लीज आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं यदि आपकी जरूरत ना हो तो। और बात करते हैं चीन की, तो चीन की कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति बोले तो शी जिनपिंग। और चीन का केंद्रीय बैंक, इसका नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की एक सीमा रेखा है और सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, यानी कि हमारे और तिब्बत के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसका नाम मत भूलिएगा, मैकमोहन रेखा। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद गीत संगीत प्रधान है? तो मैंने आपको बताया पहले ही क्वेश्चन में कि 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व संगीत दिवस। और इसलिए भारत के लिहाज से देखें तो वेद गीत संगीत प्रधान कौन सा ऐसा वेद है जो संगीत प्रधान है? और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सामवेद। वो हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, और इसमें जो सामवेद है वो संगीत से जुड़ा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद। तो देखो यह क्वेश्चन मैंने सेट क्यों किया? क्योंकि विश्व संगीत दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक, क्या है? फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है और इसका अर्थ म्यूजिक फेस्टिवल है। और पहली बार 21 जून को सन 1982 को फ्रांस में यह विश्व संगीत दिवस मनाया गया था और अब 80 से अधिक देशों में यह वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। और बात करते हैं हम भारत के इस सामवेद की, तो देखो इसका नाम सामवेद इसीलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही है और इसीलिए नाम पड़ा है सामवेद। और वेद के उद्गाता, गायन करने वाले जो कि सामग यानी कि साम गान करने वाले, इसको बोले जाते हैं सामग, वो कहलाते हैं। और इसीलिए आपको याद रखना है कि भारतीय संस्कृति की लिहाज से यदि क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपको सामवेद के बारे में इतना याद रखना है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के हाल ही में प्रमुख के रूप में नियुक्ति की है भारतीय मूल के एक व्यक्ति जिसका नाम है डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। और यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं और वो अमेरिकी सीनेट में यहां एनएसएफसी के निदेशक बन गए हैं। तो देखो अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, निदेशक के रूप में। और वह फ्रांस
कॉर्डोवा का स्थान लेंगे और जिसका 6 साल का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो गया था और जो एनएसएफ के 15वें निदेशक थे। और यहां हम बात करते हैं इस एनएसएफ की, तो यह क्या है वो भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो देखो, नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि एनएसएफ 1950 में कांग्रेस द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है। और कांग्रेस बोले तो अमेरिकी कांग्रेस, और उन्होंने इस एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी यानी कि इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसी बनाई। और एनएसएफ के निदेशक अब बन गए हैं डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। एक बार फिर से आप याद कर लीजिए। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि बिहार के खगड़िया जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था खगड़िया। और इस क्वेश्चन के सही आंसर देने वाले हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, उनमें से है विजय सावड़िया, विकास कुमार जल गोविंद चाक, आपका आंसर सही है। तो स्नेही 2020 ने भी प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार से खगड़िया जिले में गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया और कोविड-19 के संकट के बीच इस अभियान को शुरू किया। बहुत ही अच्छे तरीके से बात लिखी है स्नेही 2020 ने, तो आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। मनोज वनकर उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। शैलेश कुमार तबियाड़ उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। प्रियंक चौधरी आपने भी बहुत अच्छे तरीके से यहां डिटेल में आंसर दिया। और साथ साथ मैंने आपको पूछा था कि मलयालम किस राज्य की स्टेट भाषा है, केरला की, तो आपने वीडियो बहुत ही ध्यान से देखा है, यह पता चल जाता है। और हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उनके नाम में लेना चाहूंगा। तो वो है जंखना पटेल, वो हमारे साथ जुड़ चुकी है और उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। कन्हैया लाल आपको भी बधाई। सौंदरवा अशोक हमेशा डिटेल में भी इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं और साथ साथ उन्होंने बिहार के खगड़िया जिले और तेलीहारी गांव से यह योजना की शुरुआत की, यह बात बताई है सौंदरवा अशोक भाई ने। और पागी अतुल भाई उन्होंने भी खगड़िया। और साथ साथ मैंने बीच बीच में पूछा था कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को, और इसी दिवस को 24 अक्टूबर को यूनो डे मनाया जाता है। और इसके वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। और बीच में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला। तो पागी अतुल भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धवल रावल गुजरात के महेसाना से सही आंसर लिखा। वणकर नितिन कुमार उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने किस नाम से एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना शुरू की है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने किस नाम से एक अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना शुरू की है, सही आंसर आपको चुनना है और इस योजना का नाम यहां नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो दोस्तों आंसर बहुत ही सरल है और यदि आपको पता है तो नीचे आंसर लिखना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।